अस्सलाम वालेकुम। स्टडी रिवर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से माहा सरफराज। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज हम 27, 28 और 29 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ पर्सनालिटीज़ थी। पर्सनालिटीज़ में सबसे पहले शहीद अहमद खान खरल। शहीद अहमद खान खरल को नवाब ऑफ झामरा भी कहा जाता है, झामरा JHAMRA। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1857 में हुई थी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और लेकिन इनकी डेथ हो गई थी 21 सितंबर 1857 में। फिर उसके बाद हैं शेख यूसुफ। शेख यूसुफ जो है ये इजिप्शियन स्कॉलर थे। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इनकी 96 इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई है। और 26 सितंबर 2022 को डेथ हुई है इनकी दोहा कतर के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मुस्लिम स्कॉलर थे। और इन्होंने जो 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग्स हुए थे उनको भी इन्होंने बैक किया था। फिर उसके बाद है खालिद बिन सुलेमान। खालिद बिन सुलेमान जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर। 27 सितंबर को इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। फिर उसके बाद है फैसल बिन फरहान अल सऊद, ये फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया के। फिर उसके बाद है नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये जो है डीजी हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और ये नाइजेरियन है। ठीक हो गया। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और एक और आप लोगों से बात डिस्कस करनी है कि क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसलिए पूछती होती हूँ कि आप लोग जब खुद सर्च करेंगे तो वो उस चीज़ को मेमोराइज करना आसान होता है। ठीक हो गया। इस वजह से मैं आप लोगों को पूछती हूँ। और अगर किसी को मतलब नहीं पता लग रहा होता तो काइंडली जो चैट बॉक्स है उसको विजिट कर लिया करें वहाँ पे। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको आंसर भी बता दिया करूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद है क्रिस्टोफोर्टी, ये इटालियन है, ये लड़की हैं। और ये पहली यूरोपियन वुमेन है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड संभाल ली है। और ये पहली इटालियन वुमेन भी है जो स्पेस के अंदर है। फिर उसके बाद है गाय राइडर, ये जो है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। फिर उसके बाद है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ये आप सबको पता है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये कतर के अमीर है, कतर के। ठीक है, 2013 के अंदर बने थे। फिर उसके बाद है कमाला हैरिस। कमाला हैरिस का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब ये ताइवान गई थी रिसेंटली, तो पिछले 1 माह हो गया शायद। तो ये जो है ये US की वाइस प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद कुछ गेम्स के अंदर सबसे पहले उस्मान वजीर जो है ये पाकिस्तानी बॉक्सर हैं। और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यूथ वर्ल्ड टाइटल विन किया है रिसेंटली। ठीक हो गया। और ये थाईलैंड के अंदर ये खेली गई थी, बैंकॉक थाईलैंड। ये जो मैंने BT लिखा है ना, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ये हुआ है। और वहाँ पे इन्होंने ये विन किया है टाइटल। फिर उसके बाद है 2024 की ओलंपिक्स। वैसे हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं तो मैंने इस वजह से डाला था कि सेन रिवर की वजह से कि 2024 की ओलंपिक्स पेरिस के अंदर होगी, पेरिस फ्रांस के अंदर होगी। और सेन रिवर किधर है? फ्रांस के अंदर है। और इसका ये आया हुआ था कि इन्होंने जो इनके ऑर्गेनाइजर है 2024 ओलंपिक्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पे रखी थी सेन रिवर पे इसकी। फिर उसके बाद है 2022 का जो प्रेसिडेंट कप है, जो गोल्फ से एसोसिएट है, बिलोंग करता है, वो रिसेंटली US टीम ने विन किया है। फिर उसके बाद है एंडे मरे, ये जो है कि एक टेनिस प्लेयर है और ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने इसकी रिसेंट न्यूज़ ये थी, वो जो फेडरर मैंने आप लोगों को बताए थे कि उन बॉक्सर हैं, टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने रिजाइन कर देना है कमिंग डेज में। तो उन्हीं से रिलेटेड ये थे कि उनकी जो सेरेमनी होती है, तो जो लास्ट डेज थे उनके, तो उसके अंदर उन्होंने ये उसको बैक कर रहे थे। ठीक है, उनको प्रेज कर रहे थे मतलब उनकी। फिर उसके बाद है पलेके इंटरनेशनल स्टेडियम, ये श्रीलंका के अंदर है। और इसका ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, बस ये थी कि श्रीलंकन टीम्स जो हैं इसके अंदर खेल रही हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अभी टूर्नामेंट होने जा रहा है या क्रिकेट जो होना जा रहा है गेम, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे थे बस। और उसके बाद है वुमेन T20 एशिया कप कहाँ पे होगा? ये स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर 1 से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। और ये सिलहट बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंदर सबसे पहले पोलैंड का पोलिश प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं, वो है मोराविस्की। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो है मेटे फ्रेडरिक्सन। और सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सुलेमान। और मोहम्मद बिन सुलेमान को रिसेंटली ही अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर।
तो प्राइम मिनिस्टर 27 सितंबर को मोहम्मद बिन सुलेमान है, इनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था, और इससे पहले मैंने खालिद बिन सुलेमान बताया, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद है कुछ इंटरनेशनल डेज हैं। इंटरनेशनल डेज में से वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये 27 सितंबर को किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दफ़ा इसका जो थीम था वो था रीथिंक टूरिज्म। फिर उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान का जो इंटरनेशनल डे है वो भी 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है तुर्कमेनिस्तान का। फिर उसके बाद है वर्ल्ड न्यूज़ डे कब होता है 28 सितंबर को। फिर उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो है जहानिया गर्देजी, हुसैन जहानिया गर्देजी। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है, इसहाक डार। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस में से एक है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, उसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और लेकिन ये 2018 के अंदर बनी थी, लेकिन रिसेंटली कहा गया है कि इनके कोई अनलॉफुल इनके कोई एक्ट थे जिनकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। 28 सितंबर को इसको बैन किया गया है। फिर उसके बाद है यूक्रेन के अंदर, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यूक्रेन के 4 रीजन्स के अंदर रशिया ने रेफरेंडम करवाया है, और जिसकी बेस पे यूक्रेन के उन 4 रीजन्स के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वी वांट टू लिव विद रशिया। ठीक हो गया, ये उन्होंने रशिया ने कहा, और रशिया इसको सून ही अपने साथ मर्ज कर लेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रीजन्स बताऊंगी कौन कौन से रीजन्स हैं। और ये जो रीजन्स बनते हैं ये ऑलमोस्ट 15% बनता है यूक्रेन का। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है DART ऑफ नासा। ये एक मिशन है जो नासा ने लॉन्च किया था 2021 के अंदर, और इसका ये पर्पस ये था कि स्पेस क्राफ्ट एक इन्होंने भेजा था स्पेस के अंदर, और उसका पर्पस ये था कि अर्थ की तरफ कोई भी आने वाले ऑब्जेक्ट से अर्थ को हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं, हम किस तरह से बचा सकते हैं। अगर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल एस्टेरॉइड, तो हम किस तरह से उसको रीडायरेक्ट करके अर्थ को हम उस एस्टेरॉइड से बचा सकते हैं। तो उनका ये मिशन सक्सेसफुल गया है। अभी उसने रिसेंटली एक एस्टेरॉइड को हिट किया था, उसका नाम है डाइमॉर्फोस एस्टेरॉइड। ठीक हो गया, उसको हिट किया है इसने रिसेंटली। फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे DART का एब्रीविएशन भी बताना है। फिर उसके बाद है टाइफन नोरो है, ये रिसेंटली किस कंट्री को हिट किया, इसने वियतनाम को। और इसी तरह से IAN एक हरिकेन है, इसने रिसेंटली क्यूबा को हिट किया है, लेकिन कुछ US के भी इलाके हैं जिसको इसने हिट किया है। फिर उसके बाद है मीथेन जो है हमारी, मैं पहले भी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि मीथेन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का नो डाउट कोई रोल है, मतलब सबसे ज्यादा रोल है, लेकिन दूसरी गैसेस की भी उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जिस तरह से मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, तो मीथेन का 30% इसमें रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। और मीथेन की इस वजह से न्यूज़ आ रही थी कि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्थ स्ट्रीम है 1 और 2, ये यूरोप के अंदर है, जो रशिया से यूरोप के अंदर आती है, वहां से मीथेन वहां पे कोई ओपनिंग्स बन गई हैं, वहां से कुछ लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से मीथेन की वहां से बाहर आ रहा है मीथेन। और वहां पे लोग कह रहे हैं कि मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फार्मर्स जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जिस तरह से उनकी एक डिमांड है कि हमारे जो टैक्सेस हैं उनको किया जाए, ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा उनके ये थे कि जो यूरिया प्राइसेस हैं या फिर फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स का आप लोगों को भी पता है कि हमारे क्राइसिस चलते रहते हैं, कभी यूरिया की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती, कभी DAP की, और ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसकी वो कह रहे हैं कि प्राइसेस को थोड़ा कम किया जाए यूरिया की। फिर उसके बाद इनकी कुछ MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हमसे गवर्नमेंट जो है वो इस प्राइस पे हमसे लेगी कोई भी चीज़। जिस तरह से फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं शुगर केन जो है वो 280 पर मंथ कर लें, और जो वीट है उसको 2400, ठीक, 2400 पर मंथ कर लें। फिर उसके बाद कुछ राइस एक्सपोर्टर हैं। राइस एक्सपोर्टर ने अभी रिसेंटली नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की है उसे एक दरख्वास्त की है कि आप लोग एक एक्ट बनाएं, लॉ बनाएं, ये जो पेस्टिसाइड कंपनीज होती है उसके लिए, ताकि पेस्टिसाइड कंपनीज की जो, उनका कहना यह है कि पेस्टिसाइड कंपनीज की जो वीडिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनके जो रेजिड्यूज हैं वो क्रॉप्स के अंदर रह जाते हैं, जिस तरह से राइस के अंदर रह जाता है और इस तरह से दूसरी क्रॉप्स के अंदर। तो इस वजह से उसकी जो डिमांड होती है उस चीज़ की, राइस की या फिर दूसरी प्रोडक्ट्स की, तो वो गिर जाती है। एक्चुअली ये जो वीडिसाइड्स होती है ना, यह जब हमारा कोई फील्ड लगा होता है, जिस तरह राइस हो गई या बीट का फील्ड लगा होता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कोई पौधे लग जाते हैं,
ठीक हो गया। वो जो कि जो वीट होती है उसके साथ compete कर रहे होते हैं खुराक के लिए, शेड के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो जिसकी वजह से वो वीट की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए हम वहाँ पे वीडीसाइड यूज़ करते हैं। इसी तरह से उनको हर्बिसाइड भी उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। जो हर्बिसाइड और वीडीसाइड होती है वो सिर्फ वीट के जो वीट को उसके नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जो मेजर हमारी फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो वीडीसाइड है, जो हर्बिसाइड है, सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो लेकिन ये जो बना रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे रेजिड्यूज हैं, बहुत सारे केमिकल रेजिड्यूज हैं जो क्रॉप के अंदर रह जाते हैं। तो ये जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने कहा एक बिल बनाया जाए ताकि वो अपनी वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो बना रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, उनके फॉर्मुलेशन को बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही था, मैं साइड पे हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।